रही है? कल हमने क्या पढ़ा था? कहाँ से स्टार्ट किया था? रेलवे सबसे पहले मुझे पढ़ा था। आ रही? कल हमने कॉलेज जाना है? कॉलेज जाना है? 9 बजे जाना होगा। 9:20 पे। हाँ, ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने वैल्यूएशन पढ़ा था। मेनली ये पढ़ा था वैल्यूएशन। इससे पहले टेंडर पढ़ा था ये। टेंडर पढ़ा था पहले पढ़ा था टेंडर। टेंडर होता क्या है? टेंडर होता क्या है? और उसके बाद पढ़ा था इसका प्रोसीजर क्या होता है, टाइप ऑफ टेंडर क्या होते हैं, और फिर बहुत सारे टाइप की और चीज़ छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी थी। ऐसे वैल्यूएशन में पढ़ा था वैल्यूएशन होता क्या है, वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। वैल्यूएशन के अंदर जितनी सारी टर्म आती थी सारी टर्म पढ़ी थी, है ना। कल थ्योरी थी। उसके बाद हमने लास्ट में टर्म पढ़ी थी बुक वैल्यू। लास्ट में क्या टर्म पढ़ी थी? बुक वैल्यू। तो आज का टॉपिक यही है। क्या पढ़ा था हमने? बुक वैल्यू क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस यही तो है। ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें हमेशा से पता हो कि हम ही खरीदेंगे। हमें निकालना क्या होगा हर बार? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने कल बताया था। तो आज का टॉपिक क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन थ्योरी का या फिर न्यूमेरिकल का जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, ये गारंटी है। और ना कि केवल फ्री में, ना कि केवल फ्री में, मेंस में भी इसका क्वेश्चन जरूर आना है। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव आता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? कल बताया था क्या होता है, बताओ। क्या होगा टाइम के साथ? इट इज रिडक्शन इन दी कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इट इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विद टाइम। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है? टाइम के साथ कॉस्ट की गिरावट है। क्यों? बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। किसकी वजह से? क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा? वियर एंड टियर होगा। चीजें खराब होंगी तो कॉस्ट में क्या आएगी? कमी आएगी। यही कहना चाहता है। अब देखो, डेप्रिसिएशन होते हैं जनरली 3 टाइप के। क्या होता है डेप्रिसिएशन? तीन टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल। सेकंड है फंक्शनल। और थर्ड है कंटीजेंसी। क्या है? अब इन तीनों में फर्क क्या है? तो फर्क इतना था, इतना ही लिखाया था। ठीक है, फर्क ये है। फिजिकल डेप्रिसिएशन मतलब फिजिकल का क्या मतलब है? जो कि फिजिक्स है उसमें टाइम के साथ क्या क्या होगा? वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर की वजह से उसकी फिजिकल अपियरेंस में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। वो क्या होगी? उसकी कॉस्ट लगातार कम। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर अधिकतर क्या लगता है? फिजिकल डेप्रिसिएशन लगता है। क्योंकि हम क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे या फिर हमारी कोई मशीन होगी। तो मशीन क्या होगी? टाइम के साथ वियर एंड टियर खाएगी। घर क्या होगा? घर के टाइम के साथ वियर एंड टियर खाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में फिजिकल डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे में यही लग रहा होता है। ठीक है, इसके बाद है फंक्शनल डेप्रिसिएशन। फंक्शनल डेप्रिसिएशन ये होता है जिसका फंक्शन पुराना होता चल जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आज तुमने फोन खरीदा, 1 साल बाद उससे बहुत अच्छे फंक्शन के फोन आते थे। ऐसे होगा। आज तुम जो 12,000 में फोन खरीदा, अगली बार उसमें 10,000 8-9,000 में मिल जाएगा। कितने फंक्शन का फोन? 12,000 में से ज्यादा फंक्शन का मिल जाएगा। मतलब यहाँ लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं
पे लगता है फंक्शनल डेप्रिसिएशन, इसलिए इनकी कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ती है। क्या होता है? ड्रास्टिकली गिरती है। आज कुछ है, 6 महीने में कुछ और हो जाएगी। क्यों? इसमें कोई वियर टियर नहीं आया है, जैसा था वैसे ही है, पर इससे अच्छी चीजें मार्केट में आती है। तुमने खरीदा था वो वैसा ही है, वियर एंड टियर नहीं है, बढ़िया है, और उससे अच्छी चीजें क्या आई मार्केट में आ गई। ऐसी हो सकता है कि तुम्हारा अपीयरेंस में ऑब्सोलेंस उनसे भी लगता है जिनकी अपीयरेंस खराब हो जाती है। जैसे तुमने घर बनाया पुराने मॉडल का, घर में कॉस्ट वही लगी, पुराने मॉडल का घर बना दिया तुमने, बगल में किसने नए मॉडल का घर बना दिया। अब तुम्हारी कॉस्ट ड्रास्टिकली कम होगी क्योंकि तुम्हारा जो मॉडल था बहुत पुराना हो चुका है। तुमने क्या बनाया था? पुराने मॉडल का बनाया था, इसलिए उस पर क्या लग गया? फंक्शनल एप्लीकेशन। फंक्शन अच्छे हैं, ऐसे उसी कॉस्ट का फंक्शन अच्छे हैं। ऐसी चीजों के भी रेट बहुत कम जल्दी गिरते हैं जिनके फंक्शन क्या हो जाते हैं? ओल्ड फैशन हो जाते हैं। जनरली लगता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, पर तुम किसी और चीज पे भी लगा दो जो तुमने ओल्ड फैशन कर रखा है, तो उस पे भी लग जाएगा। इसको दूसरे टर्म में कहा जाता है ऑब्सोलेंस। क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस का गली मतलब बताया था मैंने कि टाइम के साथ पुराना दिखना, होना नहीं, दिखना। हो नहीं रहा है पुराना, दिख रहा है पुराना, पुराने जमाने का। मुझे लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्ड बता कंटीजेंसी क्या बताया था मैंने? अनफोर्चुनेट कंडीशन, गाड़ी खरीदी बिल्कुल नहीं, नहीं जाते ही एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी निकाली थी नहीं, जाते ही एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? अभी निकाली थी, बिल्कुल नया मॉडल था, ना तो ऑब्सोलेंस लगने वाला। फिजिकल डेप्रिसिएशन क्या होता है? टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी गिरावट, तुमने तो एकदम से तोड़ दी, क्या हो गया? अचानक से बन गई कबाड़, एकदम रेट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन बनी जिसकी वजह से ड्रास्टिकली चेंज हो गया, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई कि अब कंटीजेंसी है, वो ये राइट आ गई तुम्हारे वहाँ, अब तुम्हारी चीजें कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। घर बनाया तुमने बिल्कुल नया बढ़िया, बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या होगा? तुम्हारे वहाँ दंगे भड़क गए, कोई खरीदने को तैयार होगा उसे? ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा। लोग खरीदने को तैयार नहीं होंगे, कौन रहेगा यहाँ? तो ऐसी कंडीशन अनफोर्चुन हो, जिसे पता ना चले क्या हुआ, मतलब वो ये नेचुरल फिनोमेना हो, तो क्या होता है? कंटीजेंसी लगती है, जहाँ पे अचानक किसी अनफोर्चुनेट कंडीशन से तुम्हारा रेट कम हो। तीन है फिजिकल, ड्यू टू वियर एंड टियर, जनरली सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। क्या है? जनरली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे क्या लगता है? फिजिकल डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस किस पे लगता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। ऑब्सोलेंस होता क्या है? ओल्ड फैशन आइटम। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? ओल्ड फैशन आइटम। और कंटीजेंसी क्या है? अनफोर्चुन कंडीशन। reduce it due to unforeseen conditions like एक्सीडेंट हो गया, राइट आ गए, ठीक हो गया। ये निकालने का मेथड भी केवल किसी का होता है, क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार, नाम लिख दूंगा मैं कई सारे, डेप्रिसिएशन लिख के वो पूछेगा ऑप्शनल निकालने का कौन सा मेथड है। ऑप्शनल निकालने का कौन सा मेथड है? कोई भी मेथड नहीं, सारे मेथड किसके? फिजिकल डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड है। इन दोनों को निकालने का कोई मेथड नहीं। तो पता थोड़ी चलेगा कहाँ पे राइट होने वाला और कितना राइट होने वाला, थोड़ी पता चलेगा मुझे। और कहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला और कितनी गाड़ी टूट जाएगी, ये भी नहीं पता मुझे। तो इनको निकालने का तो कोई मेथड है ही। दूसरा इसका भी नहीं पता, मुझे क्या पता कितना ऑयल पेशेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इन दोनों को निकालने का कोई मेथड नहीं, निकालने का मेथड इससे होता है फिजिकल डेप्थ। तो लिख लो नोट में,
निकालने का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने में किसका सारे मेथड है, हाउ टू लिखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सारे नाम एक साथ लिख रहा हूँ पहले, तो नाम याद रखना, ठीक है। नाम पूछ जाता हूँ, इसको याद है तो बोलो। सुने नाम, नाम नहीं सुने आज तक, नाम नहीं सुना फिर तो याद करना। क्या नाम सुना आज तक डेप्रिसिएशन के मेथड के, नहीं सुने तो सुनो। पहला क्या है, स्ट्रेट, जो डिप्लोमा में पढ़ाते हैं, डिप्लोमा में कौन पढ़ाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पहले। दूसरा कांस्टेंट परसेंटेज या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, क्या डिक्लाइनिंग बैलेंस। थर्ड है डबल डिक्लाइन मेथड। फोर्थ है सम ऑफ ईयर मेथड, सम ऑफ ईयर। फिफ्थ है थिंकिंग फंड, छठा है क्वांटिटी सर्वे। ठीक हो गया, 6 मेथड सारी। थोड़ा थोड़ा बताइए इसके बारे में, एक क्वेश्चन करेंगे सब मेथड करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबके बारे में पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे मेथड लगाएंगे, ठीक है। पहला मेथड क्या है, लिखिए नाम, स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मेथड में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बाकी की कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव में करना थोड़ी टफ हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड में पूछे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, तो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल कॉस्ट, इधर क्या लगेगी कॉस्ट है, इधर क्या है, ठीक, कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट की है जब तुमने बिल्कुल ताजी ताजी नहीं खरीदी, टाइम इक्वल टू जीरो पे, टाइम जीरो पे बिल्कुल तुरंत खरीदते ही उसकी कोई कॉस्ट होगी, वो उसकी इनिशियल कॉस्ट, उसे कहते हैं सी आई, इनिशियल कॉस्ट। फिर उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ पूरी हो गई, मान लो कोई मशीन खरीदी थी, उसकी लाइफ थी 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है। जो लाइफ पूरी हुई मतलब आप लाइफ पीरियड खत्म होने के बाद बताया था, एट द एंड ऑफ लाइफ होती है स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू, जब कितनी होती थी, कितने परसेंट दिखाई थी ना, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू 10%। तो लास्ट में कितनी बचती है, ओरिजिनल कॉस्ट की केवल स्क्रैप वैल्यू बचती है, जिसे लेते हैं सी एस। कितनी भी हो सकती है, जनरली 10%, जनरली 10% होती है, हर बार नहीं होती। तो यहाँ पे ये लिखा, मतलब जब तुमने कॉस्ट, जब हमने तुमने खरीदा तो कितनी कॉस्ट थी, इनिशियल कॉस्ट लिख लो इसे। हर बार अब मैं यही लिखूंगा तो नाम लिख लो आप, ये क्या है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है कॉस्ट जो उसकी है ना वो कह लो सी एस। हर बार सी आई और सी एस लिखूंगा तो समझ जाओ। अब देखो टाइम के साथ कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ना टाइम आगे बढ़ रहा, कॉस्ट क्या है रिड्यूस हो रही है। लेकिन क्या है इसका कांस्टेंट स्लोप है,
मतलब जो कॉस्ट है हर टाइम पीरियड पे फिक्स रेट से कम होगी। ठीक है, कॉस्ट क्या है, फिक्स रेट से कम होगी। मतलब जैसे हर साल इतनी ही कम होगी, कितनी कम होगी, जैसे हर साल का 500 रुपये कम हो रही है, तो हर साल क्या होगी, 500 रुपये की कम होगी। पहले ईयर में 500 कम होगी तो अगले साल में क्या होगी, 500 ही कम होगी। इसीलिए इसे कहा गया स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन किसमें होता है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में होता है, हर साल क्या होगा, इक्वल डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कॉस्ट हर साल बराबर कम होगी। पहले साल में 500 कम हुई तो अगले साल में 500 ही कम हुई। ठीक है, कॉस्ट हर साल क्या होगी, पूरे लाइफ पीरियड में रिड्यूस सेम होगी। मान लेते हैं प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, एन ईयर है। क्या है, प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, एन ईयर। कोई दिक्कत, लाइफ एन ईयर है। एक बात बताओ, हर साल कितनी कॉस्ट कम हो रही है बताओ, है हर साल कितनी कॉस्ट, ग्राफ से बताओ हर साल कितनी कॉस्ट कम हो रही है। देखो बाई एन, कैसे, डेप्रिसिएशन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, तो सी आई माइनस सी एस, इतनी कॉस्ट कम हो रही है ना, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, सी आई माइनस, मतलब कॉस्ट में टोटल कमी कितनी है। ये कितने सालों में आई, एन सालों में आई, एक साल में कितनी आएगी, कौन है, दो होगा। टोटल कॉस्ट में कमी कितनी आई थी, सी आई माइनस सी एस, ओरिजिनल कॉस्ट से इतना कम हो गया है ना। कितने सालों में हुई, एन साल में, तो एक साल में कितना होगा, अपॉन एन, ऐसे तो करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इतना कॉस्ट रिडक्शन होगा पर ईयर। अब क्या है, ये तो क्या है, डेप्रिसिएशन पर ईयर, मतलब पहले साल में इतना डेप्रिसिएशन, अगले में भी इतना। तो तुम्हें जितने सालों में निकालना होगा तुम उसको, जैसे मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन इन एम ईयर, मतलब मान लेते हैं एग्जांपल कि कॉस्ट ये 5 साल थी इसकी लाइफ, कितनी थी, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल यहीं पे लिखते रहो, सी आई थी इसकी 10,000, एस पी एस पी 1,000। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट जो थी इसकी थी 10,000, अब कितनी हो गई है, 1,000। तुम्हें भी कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, सी एस सी आई और सी एस है ना। इनिशियल कॉस्ट 10,000 की थी, घटते घटते कॉस्ट कितनी हो गई, 1,000। कितने सालों में, 5 साल, मतलब 5 सालों में कॉस्ट टोटल कितनी कम हो गई, 9,000। 10,000 हर था, 9,000 1,000 हो गई 5 साल में, मतलब 9,000 कॉस्ट कम हो गई इसकी। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, चलिए बी से रिप्रेजेंट करिए, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000 हुआ था पूरा रेट कम। अगर मुझे निकालना हो पर ईयर कितना कम हुआ था, और मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो होगा टोटल कॉस्ट कितनी कम हुई, 9,000।
और 9,000 कितने सालों में कम हुई है? 5 सालों में। मुझे एक साल में कॉस्ट कितनी कम हुई है निकालना, निकाल दो फिर। बता दो जरा कितना है। आ रहा है क्या? 4500 नहीं आ रहा? देखते हैं फिर। 1800, हाँ 18 पंजे 90, 1800 रुपए कॉस्ट पर ईयर कम हो रही है। एक साल में कितनी कॉस्ट कम हो रही है? 1800। हर साल कितनी होगी? 18 ही होगी, कहीं तो 5 साल पूरी होगी। यहीं से ये तो एक साल की होगी। अब मुझसे कोई पूछे डायरेक्ट 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन, जब पूछे 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो मैं क्या करूंगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, होगा। मुझसे पूछ लिया 3 ईयर डेप्रिसिएशन, मैं क्या करूंगा? 1800, एक साल में इतना होता था, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, कितना हो गया? 18 दिया है, 5,400 रुपये कम हो गए। कितने साल? 3 साल। अब वो मुझसे पूछेगा कि 3 साल में कॉस्ट बताओ, आफ्टर 3 ईयर इस जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारी इंस्ट्रूमेंट था, इसकी कॉस्ट बताओ। 3 साल बाद इसकी कॉस्ट बताओ। कैसे निकालेंगे? मतलब बुक वैल्यू। क्या पूछेगा? बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। क्या करोगे? इनिशियल कॉस्ट कितनी थी माइनस 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ? इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? लिखो माइनस 3 ईयर डिप्रिसिएशन लिखो। सीआई कितना था? 10⁴ 10,000 माइनस 700 कितना हुआ? 46। मतलब 3 साल बाद कॉस्ट ऐसे निकाली जाएगी, डेप्रिसिएशन घटा के। मैंने इसे जनरल बता दिया कि एम ईयर क्या है। एम कोई बीच का ईयर है जहां पे तुमसे कोई कॉस्ट पूछेगा या डेप्रिसिएशन पूछेगा, तो तुम क्या करोगे? तुमने एक ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रखा है, एक ईयर में इतना डेप्रिसिएशन होता है, तो तुम क्या करोगे? इसे एम से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या निकल गया है? डी एम, मतलब डेप्रिसिएशन आफ्टर एम ईयर। कभी एम ईयर बोलेगा, कभी आफ्टर एम ईयर। वो ये बोले इतने साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ या इतने साल के बाद कितना डेप्रिसिएशन हुआ, बात नहीं है। फॉर्मूला बन गया, सीधे वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। पर ये क्या निकल के आया कि किसी एम ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आया, पर वो मुझसे पूछे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दी है आफ्टर एम ईयर। ये बोला मुझसे बुक वैल्यू बताओ आफ्टर एम ईयर, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा सी आई इनिशियल कॉस्ट माइनस बी एम। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, उसमें से एम ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, क्या बुक वैल्यू। फॉर्मूला ही होता है बुक वैल्यू का, सी आई माइनस डी एम का फॉर्मूला क्या है? सी आई माइनस सी एम। वैसे मेरे हिसाब से फॉर्मूले याद मत करना, कभी भी फॉर्मूले याद करना कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। हल्की सी मैथमेटिक्स, जरा सी मैथमेटिक्स लगा दी, एप्टीट्यूड फॉर्म मैथमेटिक्स की आएगी, तो इसको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। मैंने भी लिख दिया है, मुझे कोई याद याद ठीक है। फॉर्मूले याद मत करना, सीधे कॉन्सेप्ट याद करना कि क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे होता है। कितने फॉर्मूले याद करने को सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कम ही नहीं याद करने की जरूरत, इसको भी याद करना, दिमाग में जोर भी लेना है। ठीक है, यहाँ बताऊंगा याद करना, वहाँ पे याद करना ही पड़ेगा, किसका याद मत करना, अगले का याद करना। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट फाइनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन से कम हो रही थी। अब इसमें तुम डायरेक्ट भी फॉर्मूला रखते तो ये वैल्यू आ जाती। मैं बोलता 3 साल बाद कितनी है बुक वैल्यू, इसमें वैल्यू में रखना सारी वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट की, फाइनल कॉस्ट की, एम की, एन की, 40 डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देख लो तुम निकाल के देखो कि आ जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया? एक क्वेश्चन में लास्ट में दूंगा, फिर करना पड़ेगा, ऐसे पूछ लो नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्जेक्टिव में इसलिए आता है क्योंकि इजी है,
तुमने देख लिया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी कर लिया तुमने तो वैल्यू रखोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मेथड है, नाम क्या लिखाया था दूसरे का? दूसरे का क्या नाम था? और एक लाइन लिखी, क्या क्या लिखा था? एयर डेप्रिसिएशन यूज किया था, ठीक है। ये जो होता है ना, ये जनरली ये मेथड सिविल इंजीनियरिंग में सूट करता है। सिविल इंजीनियरिंग के जो मैक्सिमम चीजें हैं ना, ये सूट करता है, क्योंकि हमारा जो चीज होती है उसकी कॉस्ट ऐसे ही कम होती है, सीधे सीधे होती है। मैंने मशीन खरीदी, अब मशीन में ऐसा कुछ नहीं है ना, हर साल लगातार वेयर टेयर सेम ही होगा, जब सेम चला रहे हो तो हर साल जो कॉस्ट होती है वो लगभग एक ही रेट से कम होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम जो चीजें होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। एक तो लगता कौन सा डेप्रिसिएशन है? फिजिकल डेप्रिसिएशन। फिजिकल डेप्रिसिएशन में कौन सा अच्छा मेथड यूज होता है? देखो, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूज है, ठीक है, लिख लो। सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से ये मेथड सूट करता है, ठीक है। या फिर एक और फिजिकल डेप्रिसिएशन बताने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक हो गया, चले दूसरे मेथड में चलता है। आज डेप्रिसिएशन भी करना है, फटाफट करता है। कांस्टेंट परसेंटेज में देखो, इसमें उसमें फर्क क्या है? पहले वाला था स्ट्रेट लाइन मेथड, वहां हर साल बराबर कॉस्ट रिड्यूस होगी, देखा ना, हर साल 18 से ही कम हो रही थी, वहां कॉस्ट सेम, रेट सेम नहीं था। यहाँ ये क्या कह रहा है? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, मतलब हर साल सेम परसेंटेज से कम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे वही है, इनिशियल कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट तो हमेशा क्या होती है? फाइनल कॉस्ट क्या है? यहाँ हेल्प लिया जाता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फ्रॉम बैलेंस। डेप्रिसिएशन होता है यहाँ जो उससे करेक्ट पहले का ईयर है, उससे जस्ट पहले का है। जैसे मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ये क्या है? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन एक फिक्स परसेंटेज से कम होगा। फिक्स परसेंटेज, इसका फिक्स परसेंटेज, ठीक है, इसका फिक्स परसेंटेज। मान लो ये कोई फिक्स परसेंट है, 5%, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है, जिसको लिखा जाता है एफ डी। एफ डी क्या होता है? फिर तो आगे स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने एफ डी ही लिखा, वरना कुछ और लिख सकता था, इसलिए एफ डी ही लिखा। इसे कहा जाता है डिक्लाइनिंग मेथड, इसीलिए इस मेथड का दूसरा नाम क्या था? डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसी वजह से फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस। मतलब इसमें इनिशियल कॉस्ट को एक किसी परसेंटेज से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इतना डेप्रिसिएशन निकल के आ गया पहले ईयर का। तो पहले ईयर की बुक वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट ईयर सी आई माइनस सी आई,
निकलता है बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले ईयर का कितना है, सीआई इंटू एफडीवी, तो यहाँ पे सीआई कॉमन ले 1 माइनस, ठीक है, पहले ईयर का ये। ऐसे ही करते करते जब तुम बार बार निकालोगे, मान लो लाइफ क्या है, प्रोजेक्ट की वही है, ठीक है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, एन ईयर। एक बात बताओ, ये बुक वैल्यू कितनी है पहले ईयर में, बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर किसके बराबर होती है? बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है, होगा। बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर जब लाइफ पूरी हो जाती है तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। पहले बुक वैल्यू तो बाद में लिखेंगे, हाँ बुक वैल्यू लिख दो, तो तुम इसमें बार बार करोगे ना, बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर, ये जो सी आई है ये अब फिक्स टर्म आ गई है, जितनी बार तुम निकालोगे उतनी बार स्क्वायर हो, इसका वो होता जाएगा। पहली ईयर का निकाला तो ये क्या बुक वैल्यू पावर 1 नहीं होता है, कुछ नहीं होता। दूसरे ईयर में निकालोगे 1 माइनस एफ डी वी की पावर 2 हो जाएगी, तीसरे ईयर में निकालोगे 1 माइनस एफ डी वी की पावर 3 हो जाएगी। मतलब जितने ईयर में निकालते रहोगे उसके ऊपर क्या होगा, पावर चलती रहेगी। मैं क्या इसमें कितने ईयर में निकालता हूँ, एन ईयर, मतलब बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर ये होगी। सारी बात तो ये एफडीबी की है, एफडीबी क्या होगा, एफडीबी हो गया। एक बार बता, बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर इतना है और यही बराबर होती है सीएस के, ये बराबर होती है सीएस के। एन ईयर के बाद तुम्हारे फॉर्मूले से ही आई जाएगी, एन ईयर के बाद तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही बराबर होनी चाहिए सीएस के। निकल के आ गया बस, एफडीबी निकाल के बताओ जरा, तुम्हें निकाल के एफडीबी की वैल्यू करो कोशिश, इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से एफडीबी निकाल दो। सीआई और सीएस करना है, बिल्कुल सही बात। देखो इन दोनों को इक्वेट किया, 1 माइनस एफ डी डी की पावर एन बराबर हो गया एस अपॉन सी आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, एन की पावर इधर ले जाओ, जब पावर दूसरी साइड जाती है तो 1 अपॉन में आती है। अगर यहाँ पावर एन थी इधर ले जाऊंगा, इधर आएगी 1 अपॉन, ये बात याद है, उसको नहीं पता याद है। जब पावर इस साइड आती है, जैसे मैंने लिखा 2 स्क्वायर बराबर, तो मैं जब इसकी पावर इधर ले जाऊंगा 2 बराबर क्या होगा, एक्स की पावर, नहीं बात यहाँ पर आसानी में समझ आइए। एक्स ये अपने आप में किसके बराबर था, 4, एक्स बराबर 4, एक्स की पावर 1/2 बराबर 2, नहीं बात। इसीलिए जब पावर दूसरी साइड जाती है तो 1 अपॉन में जाती है, इनका निकल लिखिए, बचा ही क्या, तो एफ डी बी, इसको इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव, 1 माइनस, ये तुम्हें याद करना है, बार बार निकालने से तो वहां बैठोगे नहीं, वहां निकालने से बैठोगे नहीं ना एग्जाम में, ये याद करना है, ठीक है। एफडीबी आ गया तो तुम्हारा काम आसान, तुम्हारा काम आसान। वो पूछेगा बुक वैल्यू, आफ्टर एम ईयर, बुक वैल्यू आफ्टर एम ईयर, सिंपल था, सी आई 1 माइनस एफ डी, वही बताया था, जितनी ईयर में पूछेगा उसकी पावर लगा दो, और कोई दिक्कत नहीं, जितनी ईयर में पूछता है उसकी पावर ही तो लगाते हैं, बुक वैल्यू आप, तो सारी कहानी है एफडीबी की निकालनी, एफडीबी हमने निकालना सीख लिया।
कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन पूछ ले, क्या करना है, इनिशियल कॉस्ट बुक वैल्यू बराबर क्या होता है, सीआई माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो होगा मुझे डीएम निकालना है, डीएम बराबर क्या हो जाएगा, सीआई माइनस डी, बात तो वही है, लिख दो यहाँ पे सीआई माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन पूछे, तुमसे बुक वैल्यू पूछे, ये पूछे, निकाल दो, ऐसा करो। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल, उसमें फिर से 3 साल बाद कॉस्ट निकालना होगा, इस बार 3 साल बाद मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था, बुक वैल्यू निकाली थी, इस मेथड से मुझे वो निकालनी है, पिछले वाले एग्जाम्पल में। लिखना है जब तक ये कर रहे हैं क्वेश्चन, पहले वाला कर, कहाँ से छूटा पर शुरुआत से, तुमने कहाँ से किया था, यहाँ से क्या होगा, नहीं नहीं यहाँ तक कर लिया ना, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तब तक ये मुझे जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, एग्जाम्पल कर रहा था, तो इस मेथड से इस मेथड से मुझे तीसरे साल में 3 साल बाद बुक वैल्यू और 3 साल बाद डेप्रिसिएशन देता है, देखा नहीं था क्या, 3 साल बाद, अरे बोला करो, यहाँ पे सारा लिख के जाना, चलो दिखा दे, किस तरह की काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों ही मेथड, पहला है और दूसरा, जैसे जैसे नीचे बातें जाएंगी इंपॉर्टेंस कम चल जाएगी। बता देता हूँ, सी आई जो क्वेश्चन था उसका सी आई था 10,000, सी एफ था 1,000 और एन था 5,000, फिर सी आई कितना था 10,000, सी एफ था 1,000 और एम था 5,000, 3 साल बाद बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन कितना होगा ये पूछा, देखो ये इसमें जिसको समझ में नहीं आएगा यही पूछ लेना, ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतना ज़्यादा हाथ सेट होगा, तो क्या वाले दोनों का डिफरेंस क्यों था, इसमें ज़्यादा है किसमें कम है, इसमें बुक वैल्यू कितनी आएगी, बुक वैल्यू 9,000, देखते हैं 9,000 10,000 में तो 9,000 इसका कम डिप्रिसिएशन तो नहीं होगा क्या, अभी देखते हैं, रुक गया, क्या लिखिए इसका, कहाँ तक लिख लिया, 9 तक लिख लिया, 2 मेथड ये नाम है,
को लिखो, फटाफट चलते हैं, फटाफट करते हैं। दो मेथड हमने कर लिए, यानी 4 बचे। ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, डबल डिक्लाइन मेथड। कितने लगेगा मेरा? देखिए आराम से 9:30 तक चलाना पड़ता है, 1 घंटा है। 2 मेथड तो हो गए, 4 हो गए। ठीक, अभी मैं करा ही रहा हूँ, नाम तो आ जाएंगे दोबारा, एक एक करके जवाब दो। पहला क्या था? स्प्लिट लाइन मेथड। ये था क्वेश्चन, वैसे तो मैंने बता ही दिया है ना। चले आगे को, चले न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन ये था मेरे पास, तो यही जगह में यही करूँगा, तुम उसके नीचे करोगे ना। ये था क्वेश्चन। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 10,000। फाइनल कॉस्ट कितनी थी? 1,000। सेम क्वेश्चन है, मेथड ये अलग है, जो अभी लिखा है उस मेथड से करते। इनिशियल कॉस्ट ये, फाइनल कॉस्ट ये, लाइफ कितनी है? 5 साल की। उसने मेरे से पूछा था 3 साल बाद, सेम उसकी क्या डेप्रिसिएशन आया और क्या उसकी बुक वैल्यू आई। तो एफडीबी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस वन माइनस यस कितना है? 1,000। यस 1,000, यस 1,000 है ना। और सी आई कितना है? 10,000। 1/5। ये निकाल के बताओ जरा, इसकी वैल्यू बताना। 0.36। मतलब हर साल का एवरेज फिर से डिक्लाइन बैलेंस किया। सही क्या बोलिए, सीधे पूछा। डेप्रिसिएशन 3 साल, 3 साल में डेप्रिसिएशन पूछा था। फॉर्मूला क्या था? सी आई कितना था? 10⁴ 1 माइनस 0.369 की पावर 3। बता दो जरा क्या। ये 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हो, 10⁴ से मल्टीप्लाई 2512 डी क्या दी। तो 3 साल में यार डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 0.9। ठीक है, 3 साल में डेप्रिसिएशन इतना हुआ। तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? मुझे घटा दो। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 10⁴ माइनस का 2512। ये क्या है? बुक वैल्यू आपका। नहीं, ये तो बुक वैल्यू आती थी ना, गलत तो बुक वैल्यू आती है। ये है डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, मैंने बुक वैल्यू का फॉर्मूला बनाई। बुक वैल्यू आएगी 3 साल बाद कितनी, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? घटा दो, घटाओ घटाओ। 9 N4 7 4 7 4 7 4 8 7
7.6। ठीक है, अब खुद ही देखो यहाँ 3 साल में डेप्रिसिएशन कितना हुआ था। हाँ चलो, यहाँ 3 साल में डेप्रिसिएशन हुआ 54, यहाँ 3 साल में डेप्रिसिएशन कितना हो गया 7,400। इसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा वाले में, मतलब इस वाले में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है और टाइम के साथ सीधी सी बात है, लास्ट में तो डेप्रिसिएशन इतना ही होना चाहिए, मतलब ये ना ज्यादा होते होते ज्यादा चले जाएगा। एट द एंड तो डेप्रिसिएशन फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, सीएस के बराबर ही आएगी। मतलब इस मेथड में शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता था, धीरे धीरे रेट कम होते जाते, मतलब इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है शुरुआत के साल में सबसे ज्यादा होता है, पहले साल में, फिर उससे कम, लास्ट में कम होते होते ऐसे आता। वो कैसे था, ऐसे था, ये ऐसा कम होते होते शुरुआत में सबसे ज्यादा कम होगा, क्या अलग करोगे। इस वाले में क्या होगा, ऐसे आएगा, मतलब शुरुआत के साल में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, फिर कम होगा कम होगा। अब ये भी बता देता हूँ स्लोप कैसे देखा जाता है। तुमसे कब कोई स्लोप पूछे इस लाइन का, जैसे ये कर्व बनाया मैंने, अब मैं पूछूँ इसका यहाँ का स्लोप कितना है, यहाँ का स्लोप कितना है, ज्यादा कहाँ पे कम कितना है, कहाँ पे, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ कहाँ पे कम स्लोप है कहाँ पे ज्यादा। जब भी तुमसे कोई स्लोप पूछे पहले तो करना वहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचना, क्या करना, स्ट्रेट लाइन से मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या खींचोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पॉइंट पे भी खींचो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या खींचोगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर टच करते हुए उस लाइन को टेंजेंट, टेंजेंट खींचना तो आता ही होगा, इस लाइन से भी टच करते हुए टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल देखो, वैसे तो ये मैंने बना दिया, अगर मैं जस्ट टेंजेंट बनाता ना इसको लगते हुए ही जाता, इसको सिर्फ छूते हुए जाता, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया बताने के लिए। उसके बाद उस लाइन से हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या है, ठीक है, इसमें ज्यादा मुंह खुला हुआ है, यहाँ या यहाँ मुंह खुला हुआ ज्यादा, काम पे बस यहाँ पे मुंह खुला ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा, जहाँ पे मुंह खुला था। अब यहाँ देखो ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ ऐसे खींचता, यहाँ स्लोप, यहाँ यहाँ लास्ट में स्लोप ज्यादा आएगा, शुरुआत में तो ये इतना बिल्कुल कट करते हुए जाता है, शुरुआत में लगभग स्लोप, मतलब ये क्या होगा, रेट इसका यहाँ ज्यादा गिर जाएगा, ठीक, फाइनल में आके सीएस पे चले जाएगा। ये कर्व कैसे कम होते हुए आएंगे, यहाँ पे क्या ये क्या है, शुरुआत में ज्यादा लास्ट में क्या है, सीएस बाई साइन के साथ। पर्टिकुलर मुझे 3 साल बाद वैल्यू निकालनी थी, ये तो एन ईयर है, तुम्हारे एग्जाम्पल में कितना ईयर है, 5 साल। अब मुझसे पूछा था कहीं बीच में 3 साल में वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 3 साल पे ये थी और उसकी वैल्यू ऊपर वाले की, उसकी वैल्यू ज्यादा है ऊपर वाले की, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई थी हमारे एग्जाम्पल में, 4600 थी 3 साल में शायद, इसमें कितनी आई 2500 है ना, नीचे उससे है ना, उससे नीचे करो ऊपर वाला है, इसीलिए ये बता रहा है कि इसमें वैल्यू शुरुआत में ज्यादा घटती है और एट द एंड क्या हो जाती है बराबर, शुरुआत से साथ चलेंगे लास्ट में साथ आएंगे, पर बीच में इसमें वैल्यू ज्यादा घटती है और उसमें कम कम। ये वहाँ ग्राफ बना हुआ आता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, वो पूछ लेगा इन दोनों में से कौन सा इस मेथड का ग्राफ है, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला इसका इंक्लाइन बैलेंस, इंक्लाइन बैलेंस का ग्राफ क्या है बना लो, लाइन में लिख भी लेना, ये किसका था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये इसका है इंक्लाइन बैलेंस मेथड, ठीक हो गई बात। वो एग्जांपल लिखा है मैंने बीच में इसमें दिखाने के लिए कि हाँ उसकी वैल्यू नीचे आई थी, उसकी वैल्यू ऊपर आई।
अगला मेथड, अगला मेथड इसका ही छोटा भाई, छोटा नहीं बड़ा भाई, जो भी हमने पढ़ा मेथड का नाम क्या था, नाली के बाबू, नाली ऊपर वाला नहीं बनाया तो नाम कहाँ गया, साइड हो। ठीक है, दूसरा मेथड है डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। ये क्या था, नॉर्मल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, अगले वाले का ही नाम क्या है, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड या डबल डिक्लाइन मेथड, मतलब इससे दुगना दुगना कर दें। अगला जो मेथड है ये नहीं पूछते ऑब्जेक्टिव में, खाली मैं दिखा रहा हूँ, नाम पता होना चाहिए। थर्ड मेथड है डबल डिक्लाइन, डबल डिक्लाइन बैलेंस। हाँ तुमने एफडीपी निकाला था, यहाँ डायरेक्ट एफडीपी दिया होता है, कितना दिया होता है, क्लियर, एसयू एफ डी बराबर 2 की पावर, एफडीपी की डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 2/n, सारे फॉर्मूले वही, वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। वहाँ क्या था, एफडीपी पता चल गया, बुक वैल्यू एट एनी टाइम पीरियड क्या था, फॉर्मूला क्या था, पी आई 1 माइनस एफ डी पावर एफ, ये था। एफ डी की वैल्यू क्या है, 2/n, और तुमने निकाली थी या डायरेक्ट 2/n, ये यूज करना आ जाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन एट एम ईयर पूछे तो वही पी आई माइनस, तो दिक्कत, ये दोनों मेथड डिक्लाइन बैलेंस और डबल डिक्लाइन बैलेंस, मैंने जैसे ग्राफ बताया, इसका और नीचे जाएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन का ये क्या था, डिक्लाइन बैलेंस का ये क्या था, इसका और नीचे जाएगा, जाएगा नीचे, क्या तुम करके देखो, फिर से बोल, 3 साल में मुझे वैल्यू बताओ, 3 साल में मुझे बुक वैल्यू बताओ, प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए, तो एफ डी की वैल्यू हो जाएगी भाई, प्रीवियस एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ बुक वैल्यू बताओ। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, 10,000, 1,000, 5 साल, 3 साल बाद मुझे बुक वैल्यू बताओ, सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। 2160, पिछली बार कितनी आई थी, 2500 के आसपास आई, आई उससे कम, बताया था, ये उससे और नीचे कम जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या था, डबल डिक्लाइन वैल्यू, उससे भी कम करता है वैल्यू को। अब नोट लिखो इसकी नीचे, समझ बात, जो उससे भी कम करता है, सेम मेथड है, कुछ नहीं किया, एफडीबी की वैल्यू को बस डायरेक्ट दे दिया 2/n, वहां तो निकाल लेते बार बार, कैसे दे दिया, अब इन दोनों मेथड में तुमने देखा, शुरुआत के साल में वैल्यू ज्यादा घटी, लास्ट के साल में वैल्यू कम घटी, शुरुआत के साल में वैल्यू ज्यादा घटती है, लास्ट के साल में वैल्यू कम घटती है। इन दोनों मेथड का यूज इसलिए ऑप्शनल निकालने के लिए यूज होता है, इससे यूज होता है, फंक्शनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज होता है, पर मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है ऑप्शनल का, ये बात सच है, पर कुछ ना कुछ तो निकालने के लिए चाहिए, वैसा तो है नहीं निकालेंगे ही, तो निकालने के लिए इन ऑप्शनल का, इन मेथड का यूज कर लेते हैं, कौन कौन से, डिक्लाइन बैलेंस या डबल डिक्लाइन। असलियत में कोई तुमसे पूछे ऑप्शनल का कोई मेथड नहीं, कोई मेथड नहीं, पर पता कैसे चलेगा, फिर भी निकालने के लिए आइडिया तो होना चाहिए, इनका आइडिया लीजिए, किस मेथड से ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मना ही करें।
बात और बात मेथड का यूज क्यों किया गया। पिछले मेथड में अगर कभी कभी स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसा तो कोई गुड्स हो सकता है जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जो प्योरली कंक्रीट के बने होते हैं उनकी स्क्रैप वैल्यू जीरो होती है, क्या बेचोगे? खरीदेगा अगर जब तक उसमें सरिया नहीं है कोई नहीं खरीदने वाला। स्क्रैप वैल्यू सरिये की, अगर पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इनिशियल वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, खरीदे कुछ। अब स्क्रैप वैल्यू जीरो की पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो। पूरी टर्म जीरो हो गई। एफडीबी कितना हो गया? बस आंसर गलत आ जाएगा। एफडीबी वन करोगे पहली बार में बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी। डीबी को वन का क्या मतलब है? बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो पहले ईयर में बुक वैल्यू कितनी दिखा देगा? बीएमजी बीएम है ना। पहले साल में बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब अगर तुम्हारे उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये मेथड यूज नहीं होगा। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है तो ये मेथड यूज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इफ स्क्रैप वैल्यू नॉट नोन, कांट फाइंड डेफिनेटली। ठीक होगी। इसलिए इसका यूज किया क्योंकि यहाँ तुम्हारा जो एफडीबी है वो स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। मेथड में स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, इसे टू बाई एन का फॉर्मूला लाइफ तो होगी कुछ ना कुछ। इस मेथड में यूज किया इसने, ये तो ठीक है। तीन मेथड हो गए। फोर्थ मेथड क्या है? चार सबसे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। आज जाके जो एग्जांपल किया है वो दूसरे मेथड करा लो सबसे करना, ठीक है। खुद करने बार बार करने, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर आना जरूरी है। ये टॉपिक बहुत है इम्पोर्टेंट। टॉपिक नाम क्या था? ज़्यादा अच्छा होगा इसमें। और बाकी मेथड में अब जिसके बाद चलेंगे मेथड, चाहिए सम ऑफ ईयर मेथड है, ये सिंकिंग फंड मेथड है। लास्ट वाला भी कुछ नहीं है, वो भी सिंपल है, और दोनों जल्दी आते हैं, इसके प्रोसेस में मेथड नहीं आएगा। इस पे भी आज तक ऐसा सीन नहीं आया हुआ, गेट पे आया हुआ था, गेट में आया हुआ 2020 में आया था, 2020 में तो गेट में आया, ठीक है। बाकी ऐसे केबल गेट और किसी एग्जाम की जो मैंने दिया सम ऑफ ईयर मेथड। अब इसमें क्या है? इसमें सम ऑफ ईयर के हिसाब से निकालते हैं। जैसे मैं नाम हम जैसे एग्जांपल से करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैल्यू लिखूंगा, समझ में नहीं। मान लेते हैं लाइफ क्या है किसी पीरियड की, किसी की लाइफ कितनी 5 साल की, जिसमें ऐसे 5 साल लिखा जाता है। हमारा प्रीवियस एग्जांपल ही चल रहा है, मैंने 5 साल मानी नहीं लाइफ, 5 साल मानिए ना। सम ऑफ ईयर नाम नहीं है, सम ऑफ ईयर करना है। 5 साल की लाइफ है, कर दो ईयर, सम करना जरा इनका। 5 4 9 15, सम ऑफ ईयर। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? एन की वैल्यू कितनी थी? एक फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखता, एन की वैल्यू 5, ये आंसर आ जाता है। ये है सम ऑफ। ये कहता है, जैसे फिर से वो एग्जांपल ही, पहले हमारी सीआई कितनी थी? सीआई कितनी है? ये कहता है पहले साल में जो तुम्हारी डेप्रिसिएशन होगा, पहले साल का। अब यहाँ डेप्रिसिएशन तुम डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे,
पिछले जो तुमने तीनों मेथड पढ़े, ये तीनों मेथड पढ़े, वहां तुम डायरेक्ट 3 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल देते थे। ये तो हो रहा था, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा था, वो तीनों साल का जोड़ के बता रहा था, पहले में कितना हुआ, दूसरे में कितना हुआ, फॉर्मूले में रख के तीनों साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ सीधे निकाल के बता रहा था। ये ऐसा नहीं करेगा, ये हर साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन है। फिर उन्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे बोलेगा 3 साल बाद डेप्रिसिएशन बताओ, तुम्हें पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, दूसरे का निकालना पड़ेगा, तीसरे का निकालना पड़ेगा, उन तीनों को फिर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बुक वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए इसमें ऐसी सेम अगले मेथड में ये डिफरेंस है इस मेथड में और इससे पहले वाले मेथड। उसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे थे, 3 साल का पूछा तो तीनों साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा था, बुक वैल्यू में से घटा रहे थे, आंसर आ जाता। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। पहला डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन पहले साल का, देखो D1 पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल की एम वैल्यू होती है 3, ऐसे मान लो ये एम वैल्यू दे रखी, पहले में निकालना पड़ता है। पहले साल में जो वैल्यू सबसे ज्यादा, वही सबसे साल पहले साल में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, पहले साल में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, पहले साल में मल्टीप्लाई होगा 5, मिला कितनी 5 अपॉन में सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर कितना है 15, ठीक है। अभी तुम्हारा एक ग्रेड 1 क्या आ गया इनटू ईयर, यही माइनस, ये तो फिक्स करना है। हर साल तुम ऐसी अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, उससे अगले साल के लिए, ऐसे करते करते तुम 500 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लो, 5 साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। जिस साल में पूछेगा दूसरे साल का जोड़ना, इनिशियल वैल्यू में से घटा देना, CI में से डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा और वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब ऐसे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये मैंने तुम्हें बताया है याद करने के लिए, क्वेश्चन ऐसे करोगे फॉर्मूला याद नहीं करना है, फिर तो वही वाली बात। और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो वहाँ फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n माइनस m प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, CI माइनस, सिंपल सी बात है, मुझे तो नहीं लगता है फॉर्मूला याद रहने वाला, मुझे भी याद, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने की 3 दिन, कॉन्सेप्ट याद करनी है, पहले साल सबसे ज्यादा, उसके बाद एम की, अब देखो आएगा कैसे, एन कितना था यहाँ पे भी रख के देख लो, मुझे निकालना है पहले वाले D1 की, पहले वाले की एन तो 5 ही, 5 साल की लाइफ है, माइनस एम होता है जो उसका नंबर पहले साल में, प्लस 1 अपॉन में सम ऑफ ईयर कितना था 15, आ गई ना वही बात, आ गई वही बात। अब तुम्हें फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला करना है, और मेरे हिसाब से तो कोई फॉर्मूला याद करना लिमिट फायदे, कॉन्सेप्ट याद करो, पहले साल में सबसे ज्यादा होता है, तो पहले साल में क्या 500, जितने साल की लाइफ है, अगले में 400, अगले में 300, ऐसे करते करते 2 से 1 से लास्ट वाले के लिए कितना बचेगा, 1 हो जाएगा 2/15 इंटू CI माइनस ईयर और D5 हो जाएगा बराबर CI। 5 साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल के रख लो। अब वो पूछेगा एक वैल्यू B3 में 3 साल बाद वो वैल्यू बता दो क्या है, तीनों साल का डेप्रिसिएशन जोड़ना, उसे इनिशियल वैल्यू से लगा दो, CI माइनस D1 एक बात, वो एग्जाम्पल है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं बताओगे 5 साल का डेप्रिसिएशन बताओगे, पिछला एग्जाम्पल ये 5 साल का डेप्रिसिएशन और लग जाओ, बताना पड़ेगा 5 साल का डेप्रिसिएशन छोटा सा है, फटाफट आ जाएगा। तुम क्या करना, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने तुम्हें सीखने पड़ेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हर उसमें आएगा, इसकी एक बार वैल्यू निकाल लो, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना 3 से, फटाफट आता जाएगा। एक बार इन दोनों की वैल्यू निकालो, CI माइनस CS मतलब 9000 अपन में 15, इसकी वैल्यू आ गई,
फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, टेबल बनाते आओ। ये क्या है? एग्जाम्पल प्रीवियस एज प्रीवियस, एक ही एग्जाम्पल है, सारे उससे ही कर रहे हैं, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, समझने में भी आसानी है। एक ही एग्जाम्पल एज प्रीवियस क्या था? एम की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। तो मुझे जरा D1 से डी बताओ ना, डी टेबल ऑफ, और ये किसकी वैल्यू है? पहली क्या आ रही है? 600, 3000। ये डी की वैल्यू क्या? तीसरे का इतना सिंपल है ना? तो वैल्यू पूछ रहा है, सबसे निकलनी पहले ये बताओ, बात है ये आ गई, आ रही है ना? पहला वाला निकाल के मैं बता देता हूँ, बाकी निकालते हैं। कितनी लाइफ थी? 5। पहले वाले की क्या आएगा? 5/15 इंटू सी एस माइनस सी आई कितना था? 9000। ठीक है, पहली कितनी आ गई, तो कितनी होगी? 4 3/15 24 को आ रहा है। ऐसे करते करते निकालते रहेंगे, है ना? हर साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकल गया, बुक वैल्यू भी बता दो, ये डेप्रिसिएशन है, ये बुक वैल्यू है। बताओ जरा, पहले ये टोटल 10,000 था, 10,000 में से 3,000 कम हो गया, तो पहले ये बुक वैल्यू होगी 7,000। दूसरे की, इन दोनों को जोड़ो, क्या हो गया? 5400। 10,000 में से 5400 गया, तीन को जोड़ो, 2800 आ रही है। और बताओ, 1600, सही है। अच्छा, तो बढ़ गया, तो आगे ना लास्ट में 1000 वैल्यू 5 साल बाद, ये तो हमने बोला था कि लास्ट में 5वें साल में वैल्यू कितनी है? ठीक है, वही आ गई 1000। 5वें साल में सीएस होती है ना, आ गई ना 1000, हो गया। बहुत ही सिंपल है, सीखना है, सिंपल है, कुछ टाइम थोड़ी लगा करके, अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूले से करते ना टाइम लगता है, बार बार वैल्यू रखते, आंसर आता, फिर रखते, टाइम लगता। नाम क्या था इसका? सम ऑफ ईयर मेथड। क्या किया? जितने सम थे उनका ईयर किया, अपॉन में रखा, सीएस माइनस सीआई। लास्ट जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला मेथड है वो लास्ट मेथड है, सिंपलिंग फन। पर ये तुम्हें फॉर्मूला फिर भी याद कर लेना है, एक बार आंखों में देख लेना है, क्यों करके क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? फॉर्मूला पूछ लेता है, थोड़ा जो अजीब अजीब होता है, अजीब सा ही फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला भी याद कर ही लेना, क्वेश्चन करो ना करो फॉर्मूले से, और एक बार देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ था, सही हो जाएगा। चार हो गए ना? पांचवा मेथड है, क्या नाम है उसका? थिंकिंग फंड। थिंकिंग फंड कल बताया था, बताओ जरा, कल बताया था, बताया था इसका फॉर्मूला, कल बताऊंगा, आज आ गया है वो, फॉर्मूला याद करना है। जो थिंकिंग फंड का मेथड फॉर्मूला होता है, वो होता है, नाम क्या है इसका? एनुअल थिंकिंग फंड। एनुअल थिंकिंग फंड ये होता है SI 1 + I की पावर N, ये एनुअल थिंकिंग फंड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें S क्या है?
एस बराबर होता है सी आई माइनस, या इसे कहा जाता है सिंकिंग फंड, टोटल सिंकिंग फंड क्या कहेंगे। क्योंकि सिंकिंग फंड ही क्या होता था, प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बराबर होता था, कि मेरे पास इतने साल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बराबर रुपए आ जाए। वही तो, जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो मैं सीएस रुपए तो मिल ही जाते थे, स्क्रैप वैल्यू क्या नहीं मिलता था, जो इनके बीच का डिफरेंस है। वही तो है, इतने रुपए चाहिए जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है एट द एंड ऑफ लाइफ। वही क्या है, टोटल सिंकिंग फंड या सी आई माइनस। अगला वाला जो आई अपॉन, ये है सिंकिंग फंड फैक्टर। एपीजीपी निकल लगा के निकल जाता है, ये फॉर्मूला बनाया ना, ड्राइव्ड है, एपी लगा के निकल जाता है। और तीसरी बात एपी से निकलने वाला है, एपीजीपी से निकलना है। वरना जो एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग इकोनॉमी, एटीएस आईएएस का होता है इंजीनियरिंग इकोनॉमी, तो वहाँ ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं, रिकवरी फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर, एनुअल ये फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो सब निकाले जाते हैं। तो वही से आया है, डायरेक्ट उसकी एक टर्म यहाँ यूज होती थी तो यहाँ ले ली होती थी, अच्छा लिए इंजीनियरिंग इकोनॉमी। अभी इसकी तैयारी करोगे तो नहीं करोगे अभी आपको, ठीक है। ऐसा ही अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। अब एग्जाम में हो सकता है वो तुमसे डायरेक्ट सिंकिंग फंड फैक्टर पूछ ले, ये क्या पूछ ले, सिंकिंग फंड, तो डायरेक्ट पूछेगा सिंकिंग फंड। एग्जाम में होता है, पिछली बार 2-3 साल पहले आया था सिंकिंग फंड, और मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 1 प्लस आई की पावर एन की वैल्यू में निकाल नहीं पाऊंगा बिना बिना कैलकुलेटर, डी में कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं। पर दिक्कत ये थी, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, उसने इसकी वैल्यू दे रखी, वहां मैं इतनी जल्दी में था, ये पता था इसकी वैल्यू में निकाल नहीं पाऊंगा, इसने खाली टाइम बर्बाद करने को दिया है क्वेश्चन, पहले से पता था, तो मैंने उसे देखा ही नहीं, उसे लास्ट में जाके इसकी वैल्यू दे, इसकी वैल्यू दे रखी, सॉल्व हो जाता। मैंने देखा ही बाद में बताया मुझे तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, पहले नहीं होता था, अब देने लग गया है, इसलिए अब निकल जाएगी ऑब्जेक्ट आई थी 2-3 साल पहले, ठीक है। 1 प्लस आई की पावर एन माइनस, अब याद करना, ये तो सिंकिंग फंड फैक्टर है, मुझे यहाँ पे सिंकिंग फंड फैक्टर नहीं निकालना था, मुझे डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जरा सा अलग है, तो इससे डेप्रिसिएशन बाय सिंकिंग फंड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ऐसा ही, माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का, बस बात वही है, जिस साल का पूछेगा हर साल का निकालना होगा अलग अलग, ये फॉर्मूला ये नहीं बताता है, जोड़ के नहीं बताता है, जिस साल का पूछोगे उस साल का नहीं बताता है। जैसे तुम तीसरे साल का बोलोगे, केवल तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बताएगा, ऐसे नहीं कि पिछले 3 साल का जोड़ के बताएगा, इसका बताएगा तीसरे साल का। इसमें भी क्या करना पड़ता है, अलग अलग सब सालों का डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है, पर ये दूसरे मेथड से अलग है क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं पता, बाकी इससे पहले मेथड में सब में रेट नहीं लग रही, यहाँ रेट लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि जैसे मेरे को थिंकिंग फंड यूज किसके लिए होता था, मुझे पैसे चाहिए थे, साइड रखता था हर साल पैसे साइड रखता था, कि एट द एंड ऑफ टाइम जब मेरा प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो, मेरे पास इतने पैसे आ जाए, सीधी सी बात है, पैसे मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, तो मैं इसे बैंक में जमा करूंगा, और बैंक मुझे उस रेट पे ब्याज भी देगी, घर पे रखने की बजाय क्या रखूंगा, बैंक में। जैसे मुझे हर साल 1 लाख रुपए साइड रखने हैं, लास्ट में 5 साल बाद मेरे को 5 लाख रुपए हो जाए प्रोजेक्ट लाइफ के बराबर, तो मैं अपने पास क्यों रखूंगा, तो फायदा थोड़ी मुझे अपने पास रखने, मुझे इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, तो मैं वो 1 लाख रुपए बैंक को दूंगा, कम से कम 4 साल का मुझे इंटरेस्ट तो देगी 1 लाख रुपए, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है इंटरेस्ट रेट, कि वो तुम्हारे 1 लाख रुपए जो तुमने आज रखे हैं 5 साल बाद थोड़े बढ़ जाए,
इसलिए उस रेट का यूज होता है, ठीक है। तो रेट दी होती है एग्जाम में जनरली, जनरली आई की वैल्यू तुम्हें देगा हूँ, तो हम जनरली वाला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। यदि मैंने आई 8 निकालो सबसे पहले, सिंपल क्वेश्चन वही, फिर से टेबल, एक ही क्वेश्चन है टेबल, यहाँ आई की जगह पे 8 मत रख देना, जो परसेंटेज है 0.08 रखना, ठीक है। फॉर्मूले में 8% मत रख देना, ठीक है। क्लियर, 1 2 3 4 5, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी सिंपल कहानी, सर वाला तो कांस्टेंट है, थिंकिंग फंड, इसकी वैल्यू निकाल लो एक बार, फिर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहना बार, ठीक है। तो कांस्टेंट है ना वैल्यू थिंकिंग फंड की, एक बार निकाल लो, फिर इस फैक्टर से बार बार मल्टीप्लाई करते रहना। कितना हो जाएगा ये 8% दिए ना, 1.08, एम कितना हो जाएगा पहले साल के लिए 1, 1 माइनस 0 0, मतलब पहले वाले के लिए सीधे सीधे थिंकिंग फंड आ जाएगा, अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा m माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, निकाल के बताओ बता। ये हर मेथड से सबसे अलग है, तुम्हें वैल्यू निकालो उसकी बात करो, इसमें और बाकी मेथड में क्या है, तो इसमें सबसे अलग करता है। निकाल दिया, बाकी निकाल के फटाफट बताओ। 1 5, हाँ अगला, फिर 1 6 5 4, 1 7, फिर 6, फिर 2, 9, 1,
लगभग आ गई ना 1000 के बराबर। लगभग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर रहा हूँ पॉइंट को राउंड ऑफ कीजिए आई ठीक है। पर मैं बताना क्या चाह रहा था, बताना ये था पहले साल में डेप्रिसिएशन सबसे कम हुआ, लास्ट साल में डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा हुआ। जरा पिछले वाली की टेबल देखिए, पहले साल में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन हुआ, लास्ट साल में सबसे कम। ऐसे ही सारे मेथड में चल रहा था, शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा था, लास्ट में कम चल रहा था। एक पहला वाला जिसमें कांस्टेंट था, हर साल में बराबर। ये मेथड इन सबसे इसी बात से अलग है, इसमें डेप्रिसिएशन उल्टा चलता है। सब में क्या हो रहा था, पहले ज्यादा हो रहा था, बाद में कम हो रहा था धीरे धीरे, पहले कम होता धीरे धीरे ज्यादा। ये स्पेस मेथड में सबसे अलग है, ठीक है। एक खास बात है, यहाँ डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। ये उन चीजों पे लगता है जो शुरुआत के सालों में सही काम करते हैं, फिर धीरे धीरे बिगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का कौन सा था, 5 सबका आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ सबका आना जरूरी। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, कैलकुलेटर है नहीं? अरे या मैं घर का काम करते बात नहीं या नहीं, संडे को अगर पास में बिना कैलकुलेटर हाथ चलाना बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेटर समझना में रह जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कैलकुलेटर की स्पीड की वजह से, और कैलकुलेटर स्पीड कम हो आता भी हुआ एग्जाम में। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन बाय इंक्रीमेंट मेथड ये हो गया। लास्ट मेथड क्या था, लिख लो इसमें, नोट में लिख लो, पूछ लेगा कभी, आज तक पूछा तो नहीं, और आगे का कोई भरोसा नहीं है। डेप्रिसिएशन increases as with time. In other methods, depreciation reduces. ठीक हो गया। अब जरा ये आओ, सबके हमने तीसरे साल की बुक वैल्यू निकाली है, इसकी कितनी है, 5000। इससे पहले वाली की कितनी बुक वैल्यू थी तीसरे साल की, 2800। इससे पहले वाली की कितनी है, कितनी आई थी बुक वैल्यू तीसरे साल में, 2100, 2500। और उसके पहले कितनी, 2100। इसकी थी 28। अगर तुमसे बोले सबका एक सबका ग्राफ बना लो, ये किसका था, ये क्या है, ये किसका था, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद थोड़ा इसके नीचे था, इसके हल्का नीचे होगा सम ऑफ ईयर मेथड का, क्या होगा, सम ऑफ ईयर मेथड का। तीसरे साल में इसकी बुक वैल्यू 2800 है, सिंगल डिक्लाइन बैलेंस में कितनी थी, 2500, डबल डिक्लाइन में कितनी थी, 2100। मतलब इसमें उनसे ज्यादा थी, मतलब इसमें कम घटी थी वैल्यू। इसके बाद कौन सा आएगा, कांस्टेंट परसेंट में मेथड या डिक्लाइन बैलेंस मेथड, और उसके नीचे कौन सा था, डबल डिक्लाइन बैलेंस। और इनके ऊपर कौन सा जा रहा है, यहाँ से जाएगा
ये आ गया सम ऑफ ईयर, कांस्टेंट परसेंटेज या डिक्लाइन बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, और ऊपर से कौन सा जाएगा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड कांस्टेंट डिक्लाइन मेथड कितना है सम ऑफ ईयर मेथड, नीचे को आ जाओ डिक्लाइन बैलेंस मेथड, सबसे नीचे है डबल डिक्लाइन। ऑब्जेक्ट में पूछ लेगा सबसे जल्दी कॉस्ट किसमें घटती है, सबसे देर में कॉस्ट किसमें घटती है, सबसे कम किसमें घटेगी सिंकिंग फंड वाले में, सबसे जल्दी किसमें घटेगी डबल डिक्लाइन बैलेंस में। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सिर्फ कंप्लीट नॉलेज सुनिए। पांच मेथड पढ़े पांच बना देखिए बनाओ फटाफट लास्ट मेथड में चलते हैं। क्वांटिटी सर्वे मेथड, सर्वे से क्या किया टाइम के साथ एक्सपीरियंस लिया गया, एक्सपीरियंस के बेस पे बना हुआ है, इसलिए उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है, वैल्यू आती है, वैल्यू आती है। ठीक, लास्ट मेथड है बेटा मेथड, इसका नाम क्या है क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, ये जनरली स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, केवल किसके लिए बिल्डिंग्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए आरसीसी स्ट्रक्चर, और जनरल क्या होने के लिए केवल आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, बाकी किसी में नहीं लगेगा, इसलिए तो बोला कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है, फिक्स वैल्यू है वो याद रखिए। जिनके लिए आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है यहाँ, जैसे लाइफ होती है परसेंटेज रिडक्शन, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज डेप्थ, टोटल डेप्थ। पहले शुरुआत के 5 साल, 0 से 5 साल माना जाता है, कोई कॉस्ट में रिडक्शन नहीं होता तो नो डिडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा पहले 5 साल में आरसीसी के ऊपर कितना रिडक्शन माना जाता है, कितना माना जाता है 0। पहले 5 साल में माना जाता है कोई रिडक्शन नहीं हुआ, बढ़िया, अगले 5 से 10 साल में चलो क्या आगे कहाँ पहुंचे, 5 से 10 साल लाइफ किसमें ईयर, यहाँ माना जाएगा 0.5% पर ईयर। ठीक है, 0.5% पर ईयर, 5 साल में कितना कम हो जाएगा 2.5%। अगला है पॉइंट है वो रिडक्शन कितना हो गया 2.5%, यहाँ है 3/4%, पर मतलब 0.75% पर ईयर, तो 10 साल में कितना हो जाएगा। अब तुमसे कोई कहे, ये तो 10 साल में हुआ है कम, तुमसे कोई कहे 20 साल में टोटल कितना कॉस्ट कम हो जाएगी एज पर क्वांटिटी सर्वे मेथड, 2.5% शुरुआत यहाँ कम हुई, 7.5% यहाँ हुई, तो टोटल 20 साल में तुम्हारी 10% कॉस्ट कम, टोटल कितनी हो जाएगी 20 साल में पूछेगा तो 10.5% कहाँ ही है, 10 से 20 साल में आई, टोटल पूछे 20 साल में कितनी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा
जोड़ देना दोनों को। अगला चलो 20 से 1%, कितना हो गया 20%। फिर है 40 से 80, 1.5% कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी रिडक्शन हो गई है, तो फिर 80 साल बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 90% कम हो गई। अब इसके बाद कॉस्ट आफ्टर ये इतनी क्योंकि इतनी ही मानी जाती है, 10% बोलते हैं ना, स्लैब वैल्यू होती है, उसी बेस पर बोलते हैं। हम स्ट्रक्चर मानते हैं अपने स्ट्रक्चर आरसीसी का, 80 से 100 साल लाइफ मानी जाती है। 80 साल के बाद कॉस्ट हो जाती है 90% रिड्यूस हो चुकी होती है, केवल 10% बचती है। वो जो 10% बची है वही क्या तुम्हारी स्क्रैप है। ये टेबल याद नहीं, कौन सी टेबल, कभी ये पूछेगा कि कितने साल तक मिल रहती है, कभी ये पूछेगा पहले 5 साल में कितनी रहती है, बार बार बदलता रहेगा, और तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी को पाएगा। क्वांटिटी सेटल मेथड हो गया। अब एक आध टर्म वो बताते हैं, फिर अवकाश हो जाएगा। इतना ही है, एक क्वेश्चन घर के लिए देखें, सही देता है 5 मिनट में, मैं भी तय कर क्वेश्चन ही देगा। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन घर से रखना। इनिशियल कॉस्ट है, और जो पीएस है वो ये लाइफ 5 ईयर, आई है 8%, फाइन बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर बाय ऑल में। लास्ट वाला मेथड नहीं लगेगा, छठा मेथड 5 साल की लाइफ, इसके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन होगा ही बेचारे, है ना। इसके अलावा जितने मेथड है 5 की शुरुआत की सबसे बनाना है, और हर साल के बाद में बनाना है, फुल टेबल बनानी है, बीच में पहले साल में ये आया, दूसरे साल में फुल टेबल, बढ़िया न्यूमेरिकल करना है। काफ़ी है, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं एनालिसिस। कल भी जाना कॉलेज, कल नहीं जाना, और थोड़ी लंबी चला ले, 2 क्लास का और बचा है, तो 1 क्लास में मैं कल लिखता हूँ, उससे ऑब्जेक्टिव है 3 क्लास हो जाएगा। चलो फिर।